नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर बिहार से, जहां पर जेडीयू और एलजेपी के बीच नहीं थम रहा है विवाद। फिर एक बार आमने सामने आए पार्टी नेता और यहां पर फूट के संकेत एनडीए में साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद जेडीयू और भाजपा को बिहार के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका लग सकता है। इसी के साथ दोस्तों आपको बताएंगे कि 50 लाख लोगों की जुलाई में गई नौकरियां, मोदी सरकार की खुली पोल और लॉकडाउन फिर लगाने से बढ़ी मुश्किलें। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि रेलवे ने भी आम जनता को दिया बड़ा झटका। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़कर 50 रुपए हो गया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने तंज कसते हुए कहा, यही हैं भाजपा के अच्छे दिन। तो दोस्तों हर एक खबर की डिटेल्स में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि बिहार में भाजपा और जेडीयू को बड़ा झटका चुनाव में लगने वाला है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनेगी। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। जेडीयू और एलजेपी के बीच का नहीं थम रहा विवाद, फिर एक बार आमने सामने आए पार्टी नेता। जी हां दोस्तों, एनडीए घटक दल एलजेपी और जेडीयू के बीच का रार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। दोनों पार्टियों के बीच का विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में एक बार दोनों पार्टी के नेता मीडिया में एक दूसरे की फजीहत करते दिखे। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री और जेडीयू नेता विजेंद्र यादव ने चिराग पासवान पर निशाना साधते हुए कहा, इस राज्य में ही नहीं इस देश में बड़े बड़े नेता हुए, लेकिन कहां उनके बेटे नेता हुए। नीचे से जो आते हैं वही नेता बनते हैं, बाप के नाम पर एक दो ही बने होंगे। उन्होंने कहा कि सत्येंद्र बाबू का बेटा हो या श्री बाबू का या कर्पूरी जी का कोई नेता हुआ क्या। वहीं चिराग पासवान के एनडीए में होने के संबंध में उन्होंने कहा कि गठबंधन में है या नहीं कहा नहीं जा सकता, अभी तो यह मंत्रिमंडल में भी नहीं है। बिहार बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव के बयान को पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। इधर ऊर्जा मंत्री के बयान का पलटवार करते हुए एलजेपी प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने कहा, ये कोई आश्चर्यजनक घटना नहीं है। विजेंद्र यादव जैसे बहुत बड़बोले नेता जेडीयू में पड़े हुए हैं, इन लोगों को बोलने की बीमारी है। ये लोग ये भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार, जिनकी सरकार नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद पर टिकी है, ये जब उनका अपमान करने से नहीं चूकते हैं तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। अशरफ ने कहा, दिक्कत वहाँ नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर कोई आदमी बिहारी को मारे और उन बिहारी के लिए कोई आदमी ईमानदार से कुछ बात कहता है तो वो इन लोग को चुभता है। ये लोग प्रतियोगिता में रहते हैं कि हम अपना अंक कितना नीतीश कुमार की नज़र में बढ़ा लें। ये लोग केवल अपनी चाटुकारिता दिखाने में लगे हुए हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार जी नरेंद्र मोदी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। सैलरीड क्लास के 50 लाख लोगों की जुलाई में गई नौकरियां, लॉकडाउन फिर लगने से बढ़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट के चलते नौकरियां जाने का सिलसिला नहीं थम रहा। जुलाई महीने में देश के कई राज्यों में नए सिरे से लॉकडाउन लागू होने की वजह से 50 लाख लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के डाटा के मुताबिक अब तक इस संकट के चलते 18.9 मिलियन यानी करीब 1.9 करोड़ लोगों को अपना रोजगार खोना पड़ा है। अब भी सैलरीड क्लास की नौकरियां जाना चिंता की वजह बना हुआ है। CMIE डाटा के अनुसार अप्रैल 2020 में 1.8 करोड़ लोगों को अप्रैल महीने में नौकरियां गंवानी पड़ी थी। हालांकि मई में यह आंकड़ा कम होते हुए 1 लाख पर आ गया था। इसके बाद जून में स्थितियों में सुधार देखने को मिली थी और 39 लाख लोगों को नौकरियां वापस मिली थी। लेकिन एक बार फिर से कई राज्यों में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने और प्रतिबंधों को लागू किए जाने के चलते 50 लाख लोगों को जुलाई महीने में रोजगार खोना पड़ा है। CMIE डाटा के अनुसार लॉकडाउन की शुरुआत से लेकर 31 जुलाई के बीच देश में करीब 1.9 करोड़ लोगों के रोजगार पर मार पड़ी है। जुलाई में सुधार की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन बड़े पैमाने पर छिनने के चलते चिंता गहरी हो गई है। सैलरीड क्लास में नौकरियां जाने पर चिंता जताते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि इस वर्ग में नौकरियां आमतौर पर नहीं जाती हैं, लेकिन रोजगार छिनने के बाद दोबारा अवसर मिलना बेहद चुनौतीपूर्ण हो जाता है। ऐसे में इस वर्ग में नौकरियां जाना अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चिंता का सबब है। इससे पहले CMIE ने अप्रैल के अपने डेटा में बताया था कि कोरोना संकट के चलते 12.1 करोड़ लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ी हैं। मई में यह आंकड़ा कम होकर 10 करोड़ पर आ गया था और इसके बाद जून में यह घटते हुए 2.9 करोड़ ही रह गया था। अब जुलाई में यह 1.1 करोड़ ही रह गया है। आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल महीने में 30% नौकरी पेशान लोगों को अपनी नौकरियां खोनी पड़ी थी, लेकिन जुलाई में यह आंकड़ा 3% रह गया है। हालांकि अब भी यह बड़ा आंकड़ा है। लॉकडाउन खुलने के बाद इकोनॉमी में रिकवरी की उम्मीदें की जा रही हैं। ऐसे में सैलरीड क्लास को इस झटका चिंता का कारण बन रहा है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़कर 50 रुपए हुआ। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा, ये हैं अच्छे दिन। जी हां दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पुणे रेलवे डिवीजन ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया है। रेलवे ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। दूसरी ओर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत बढ़ने से अब राजनीति भी गर्मा गई है। वहीं सोशल मीडिया में बढ़ी हुई कीमत को लेकर लोगों की तीखी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। दरअसल सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म टिकट की रेट बढ़ने से काफी आलोचना हो रही है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बढ़ी हुई कीमत पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज में रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट 3 रुपए का था, भाजपा के राज में 50 रुपए का हो गया है। दूसरी ओर रेलवे प्रवक्ता ने बढ़ी हुई कीमत पर सफाई देते हुए कहा, पुणे जंक्शन द्वारा प्लेटफॉर्म टिकट कीमत 50 रुपए रखने का उद्देश्य अनावश्यक रूप से स्टेशन पर आने वालों पर रोक लगाना है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। रेलवे प्लेटफॉर्म टिकट की दरों को कोरोना महामारी के शुरुआती दिनों से ही इसी प्रकार नियंत्रित करता आया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा, कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भी विकास को रुकने नहीं दिया। जी हां दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वैश्विक महामारी के कारण देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था के मुश्किल समय में भी राजस्थान में विकास का माहौल बना हुआ है। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान सभी को मुश्किलें आई और कुछ कार्यों की गति धीमी रही, लेकिन प्रदेश में बेहतर प्रबंधन कर राज्य सरकार ने विकास को रोकने नहीं दिया। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोटा विकास न्यास की ओर से स्मार्ट सिटी के तहत प्रस्तावित विभिन्न विकास कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के कारण पूरा देश कठिन दौर से गुजर रहा है और हमें इसी माहौल में विकास को निरंतर गति देनी है। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि राज्य के सभी जिलों में विकास योजनाओं और कार्यक्रमों का योजनाबद्ध क्रियान्वयन हो और आम जनता को सुविधाओं का तय समय पर लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोटा शहर में जिस देवनारायण नगर एकीकृत आवासीय योजना के विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है, वह अपने आप में एक अद्भुत योजना है, जिसमें पशुपालकों को अपना पशुओं के पास रहने और उनकी देखभाल करने के लिए भूखंडों तथा आवासीय भवनों का आवंटन किया जाना है। इस योजना से शहर वासियों को आवारा पशुओं की समस्या से निजात मिलेगी। उन्होंने आशा जताई कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत प्रस्तावित सभी विकास कार्यों के समय पर पूरा होने से कोटा शहर के सौंदर्य में निखार आएगा और यह शहर विदेशी पर्यटकों तक के लिए आकर्षण का केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने नगरीय विकास मंत्री को दूसरे शहरों के लिए भी बेहतरीन योजनाएं बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने शांति धारीवाल तथा नगरीय विकास विभाग के अधिकारियों को नए एयरपोर्ट का निर्माण जल्द से जल्द करवाने के लिए केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग के साथ समन्वय कर विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व मंत्री पांसे का दावा, उपचुनाव में खत्म हो जाएगा भाजपा प्रत्याशियों का भविष्य। जी हां दोस्तों, कांग्रेस शासनकाल में मंत्री रहे सुखदेव पांसे ने INH से बातचीत में कहा है कि हर चुनाव कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, जिसे कांग्रेस स्वीकार करती है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ के नेतृत्व में उपचुनाव की तैयारियां जारी है। समय आने पर पार्टी की राष्ट्रीय प्रमुख सोनिया गांधी और कमलनाथ प्रत्याशियों की घोषणा करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री सुखदेव पांसे सांची विधानसभा सीट के प्रभारी है। वे यहाँ चुनावी तैयारियों का जायजा लेने रायसेन जिला पहुंचे, जहां INH के साथ एक खास बातचीत की। इस बातचीत में पांसे ने कहा कि उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशियों का भविष्य खत्म हो जाएगा। जनता इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी। कांग्रेस की 15 महीने की सरकार ने जनहित के लिए बहुत काम किए हैं। गौरतलब है कि कमलनाथ सरकार में सुखदेव पांसे PHE मंत्री रहे थे। वे सांची में होने वाले उपचुनाव को लेकर यहाँ दौरे पर थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी के बीजेपी विधायकों ने दिखाए बागी तेवर, योगी सरकार के खिलाफ उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कार्यप्रणाली पर योगी के सिपह सलार ही अब सवालिया निशान उठाने लगे हैं। कोई विधायक खुलेआम बयानबाजी कर रहा है तो कोई ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी एक विधायक ने अपनी सत्ताधारी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाया हो। ऐसे कई विधायक हैं जिन्होंने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर सवाल खड़े किए। लखीमपुर में हर्ष फायरिंग में हुई मौत के मामले में एक इंस्पेक्टर द्वारा सानू खान नाम के एक आरोपी को बचाने का मामला सुर्खियों में आया, तो इस घटना को संज्ञान में लेते हुए योगी के गढ़ गोरखपुर के सदर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। उसके कुछ घंटे बाद उत्तर प्रदेश के DGP का कॉल विधायक राधा मोहन दास के पास आया और उस कॉल के बाद दोबारा राधा मोहन दास अग्रवाल ने ट्वीट किया कि मामला DGP के संज्ञान में है, देखना है कि कार्रवाई में क्या प्रगति होती है। बता दें कि लखीमपुर से विधायक मोहन
मोहनदास अग्रवाल का कोई वास्ता नहीं है और दोनों के बीच दूरी भी 300 किलोमीटर की है। सुल्तानपुर के बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी एक नए मामले में चर्चे में हैं। इन्होंने ब्राह्मण मामले पर अपनी ही पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने पिछले 3 वर्षों में मारे गए ब्राह्मणों की संख्या को लेकर सवाल किया है। उन्होंने विधानसभा में प्रश्न के लिए आवेदन किया है, जिसमें बीजेपी विधायक देवमणि त्रिवेदी ने यह जानने की मांग की है कि पिछले 3 वर्षों में कितने ब्राह्मण मारे गए और इस अवधि में कितने आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक भाजपा के साथ मिलकर मनमोहन सरकार को हटाने का कर रहा था षड्यंत्र। जी हां दोस्तों, देश की राजनीति में फेसबुक की भूमिका को लेकर उठे विवाद ने आज उस समय नया मोड़ ले लिया जब यूपीए सरकार के तत्कालीन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल की विपक्षी दलों के साथ होने वाली गोपनीय मीटिंग से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक हो गए। इन दस्तावेजों के आधार पर कांग्रेस ने अपने हमले को तेज करते हुए आरोप लगाया कि यूपीए सरकार को सत्ता से बेदखल करने के षड्यंत्र में फेसबुक भाजपा के साथ मिलकर काम कर रहा था। इन दस्तावेजों के सार्वजनिक होते ही राहुल ने हमलावर अंदाज में ट्वीट किया, पक्षपात, झूठी खबरों और नफरत भरी बातों को हम कठिन संघर्ष से हासिल हुए लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खुलासा किया है कि फेसबुक इस तरह के झूठ और नफरत फैलाने का काम करती आई है और उस पर सभी भारतीयों को सवाल उठाना चाहिए। राहुल ने अपने ट्वीट के साथ पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल का वह पत्र भी साझा किया है जो मार्क जकरबर्ग को लिखा गया है। 3 पेज के पत्र में फेसबुक मुख्यालय के तहत उच्च स्तरीय जांच 2014 से अब तक की घृणा फैलाने वाले पोस्ट सार्वजनिक किए जाएं तथा जांच होने तक भारत में फेसबुक टीम को बदला जाए ताकि जांच प्रभावित ना हो सके। साथ ही जांच के नतीजे सार्वजनिक किए जाएं। कांग्रेस इस लड़ाई को लेकर काफी सक्रिय हो गई है और तथ्य जुटाने में लग गई है। पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आज ऐसे ही दस्तावेजों को सार्वजनिक किया और साबित किया कि अंकी दास गूगल और यंग इंडिया के पॉलिसी लीड्स के साथ बातचीत कर रही है। और सबसे महत्वपूर्ण बात खुलासा, हम लोग अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली जी के बाबत लिखते हैं जो उस समय नेता विपक्ष थे। वह जो चिट्ठी अरुण जेटली सरकार को लिख रहे थे वो हमने ड्राफ्ट कर दी है। फेसबुक अरुण जेटली जी की यानी भाजपा के एक वरिष्ठ नेता की जो कि एक विपक्ष का नेता था। संसद में उनकी चिट्ठी ड्राफ्ट कौन कर रहा है? अंकी दास कर रही थी, फेसबुक कर रहा है। क्यों? हिंदुस्तान का विपक्षी किसी मुद्दे पर क्या बोलेगा, सरकार को क्या लिखेगा, कैसे घेरेगा सरकार को, यूपीए की सरकार को, उसका षड्यंत्र रचने में सहायता ली जा रही थी। खेड़ा ने ऐसे अनेक खुलासे किए जो साबित कर रहे थे कि फेसबुक और व्हाट्सएप की भारत इकाई भाजपा के साथ मिलकर मनमोहन सरकार को सत्ता से बेदखल करने के लिए लोगों को गुमराह करने के षड्यंत्र का हिस्सा थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। असम विधानसभा चुनाव 2021, सर्बानंद सोनोवाल को हराने के लिए महागठबंधन हो, कांग्रेस ने कहा सभी विपक्षी दल एकजुट हो। जी हां दोस्तों, असम में विपक्षी कांग्रेस ने मंगलवार को आह्वान किया कि अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने के लिए AIUDF सहित सभी गैर भाजपा दलों को एक महागठबंधन बनाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इस संबंध में चर्चा करने के लिए राज्य कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक में निर्णय किया गया। उन्होंने कहा, हम राज्य में भाजपा नीति सरकार की हार सुनिश्चित करने के लिए AIUDF और वाम दलों सहित अन्य दलों से बात करेंगे। गोगोई ने कहा कि राज्य के लोग परिवर्तन चाहते हैं और इसलिए कोर कमेटी ने अपनी बैठक में निर्णय किया कि महागठबंधन बनाने के लिए सभी दलों से चर्चा की जाएगी। यह पूछे जाने पर कि यदि गठबंधन चुनाव जीतता है तो क्या बदरुद्दीन अजमल के नेतृत्व वाली AIUDF को सरकार में शीर्ष पद मिलेगा, गोगोई ने कहा कि मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। बाद में भाजपा नीति नॉर्थ ईस्ट डेमोक्रेटिक अलायंस के संयोजक हेमंत विश्व शर्मा ने राज्य सचिवालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 2021 के विधानसभा चुनाव में तरुण गोगोई की कोई प्रासंगिकता नहीं रहेगी। शर्मा ने 3 बार मुख्यमंत्री रहे गोगोई पर हमला करते हुए कहा, ऐसे समय जब उन्हें रामकृष्ण का नाम भजना चाहिए तब वह अजमल का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा 2021 के विधानसभा चुनाव में तरुण गोगोई की कोई प्रासंगिकता नहीं है, वह 90 साल के हैं और उन्हें ऐसी चुनौती देने से बचना चाहिए जिसका कोई अर्थ या प्रासंगिकता नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी शाह को क्लीन चिट नहीं देने वाले चुनाव आयुक्त अशोक लवासा का इस्तीफा। जी हां दोस्तों, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने मंगलवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि वो जल्द ही एशियाई विकास बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभालेंगे। अशोक लवासा ही हैं जिन्होंने आचार संहिता उल्लंघन मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को क्लीन चिट नहीं दिया था। लवासा चुनाव आयोग का अगला प्रमुख बनने की कतार में थे। लवासा ने राष्ट्रपति भवन को अपना इस्तीफा भेज दिया तथा 31 अगस्त को उन्हें कार्यमुक्त करने
का अनुरोध किया है। उन्होंने बताया कि वह कुछ समय में फिलीपीन स्थित एडीबी में पद ग्रहण करेंगे। मालूम हो, लवासा कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त बन गए हैं। इधर इस्तीफे के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रास्ते में आने के बाद से ही अशोक लवासा को निर्वाचन आयोग से दूर किए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। दरअसल पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषणों को लेकर चुनाव आयोग के सामने शिकायतें दर्ज कराई थीं। आचार संहिता उल्लंघन मामले की सुनवाई करने वाले आयोग के सदस्यों में लवासा भी थे। सुनवाई में 3 सदस्यों में से 2 मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने पीएम मोदी और अमित शाह को क्लीन चिट दे दिया था, लेकिन अशोक लवासा क्लीन चिट दिए जाने पर सहमत नहीं थे। बाद में बहुमत के आधार पर मोदी और शाह को क्लीन चिट दे दी गई थी। बताया जाता है कि उस घटना के बाद लवासा आचार संहिता से संबंधित चुनाव आयोग की बैठकों में जाना भी बंद कर दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक विवाद, राहुल गांधी बोले हर भारतीय को पूछना चाहिए सवाल। जी हां दोस्तों, फेसबुक विवाद पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम कभी भी फेक न्यूज, हेट स्पीच और पक्षपात के जरिए मेहनत से पाए गए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचने नहीं देंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के खुलासे पर हर भारतीय को सवाल पूछना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा था। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। वहीं प्रियंका गांधी ने रविवार को एक फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि बीजेपी के नेता गलत जानकारी और नफरत फैलाने के लिए फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की ताकि सोशल मीडिया पर नियंत्रण बना रहे। प्रियंका गांधी ने बीजेपी नेता पर भड़काऊ पोस्ट कर फेसबुक की ओर से एक्शन नहीं लेने की एक रिपोर्ट को साझा किया है। अपनी पोस्ट में प्रियंका गांधी ने लिखा, भारत के ज्यादातर मीडिया चैनल के बाद अब सोशल मीडिया की बारी है। भारतीय जनता पार्टी नफरत और दुष्प्रचार फैलाने के लिए हर तरह के हथकंडे का इस्तेमाल करती थी और अभी भी कर रही है। प्रियंका गांधी ने कहा कि फेसबुक जो आम जनमानस की अभिव्यक्ति का एक सरल माध्यम है, उसका भी इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भ्रामक जानकारी और नफरत फैलाने के लिए किया। इतना ही नहीं, फेसबुक कोई कार्रवाई न कर पाए, इसके लिए बीजेपी ने फेसबुक के अधिकारियों से साठगांठ भी की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोरोना टेस्टिंग की धांधलियों को रुकवाने की लगाई गुहार। पासवान ने भी जताई चिंता। जी हां दोस्तों, राजद नेता तेजस्वी यादव ने सोमवार को ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बिहार में कोरोना संक्रमण की जांच में हो रही धांधलियों पर लगाम कसवाने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों बिहार में कोरोना की भयावह स्थिति को देखकर चिंताजनक स्थिति के संदर्भ में बिहार को पहले स्थान पर रखा था। इसी को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी से निवेदन किया है। पीएम मोदी केंद्रीय टीम के निरीक्षण के अनुसार ही कार्रवाई करते हुए बिहार में कोरोना जांच को लेकर चल रही कमियों को दुरुस्त कराएं। याद रहे, बीते दिनों वर्चुअल बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने जिन राज्यों में टेस्टिंग दर कम है और जहां संक्रमित दर ज्यादा है, उन राज्यों को कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने पर जोर देने के लिए सुझाव दिया था। इन राज्यों में बिहार, गुजरात, यूपी, पश्चिम बंगाल व तेलंगाना खास तौर पर शामिल थे। पीएम नरेंद्र मोदी ने इन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ाने पर खास बल देने की बात समीक्षा के दौरान कही थी। समस्तीपुर लोकसभा सीट से एलजेपी के सांसद प्रिंस राज ने सोमवार को ट्वीट कर बताया कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान बिहार में आरटी-पीसीआर टेस्टिंग कम होने को लेकर चिंतित हैं। उन्होंने बताया कि इसी को लेकर जमुई से सांसद एवं एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जिले में वर्चुअल बैठक कर सूबे में कोरोना वायरस की स्थिति का जायजा लिया। बताया गया कि इस बैठक में पार्टी के सभी सांसद, विधायक और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस बैठक में प्रमुख रूप से बिहार में कोरोना की रोकथाम कराने को लेकर चर्चा की गई। साथ ही उन्होंने बताया कि चिराग पासवान ने कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आरटी-पीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ाए जाने को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता से वार्ता की। इसके अलावा आज लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व जमुई सांसद चिराग पासवान ने पटना में बीएन सिंह से मुलाकात की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू यादव और कांग्रेस ने नीतीश कुमार पर कुर्सी के लिए पलटियां मारने का आरोप लगाया। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव 2020 की सुगबुगाहट है, इसलिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में व्यंग्य बाण भी चल रहे हैं। राजद प्रमुख लालू यादव ने मंगलवार को ट्वीट के माध्यम से नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार को खुद जानकारी नहीं होगी कि उन्होंने कहां, कब, क्यों, कैसे और किस लिए पलटियां मारी हैं। वहीं लालू यादव ने कहा कि बिहार में 2015 के विधानसभा
विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा। वहीं लालू यादव ने कहा कि अरे कितनी बार मिट्टी में मिल जाओगे नीतीश कुमार। वहीं लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार क्या अपनी अंतरात्मा और डीएनए को नहीं जानते हैं। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए उनको कहीं का पलटू करार दिया। याद रहे, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साल 2015 बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, राजद एवं अन्य दलों के साथ महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था। महागठबंधन ने सूबे में जीत हासिल की थी। महागठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को ही बिहार का सीएम बनाया गया था, लेकिन जुलाई 2017 में नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग हो गए और बिहार में भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। एनडीए सरकार में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। बिहार कांग्रेस ने भी ट्वीट कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा की सहयोगी पार्टी एलजेपी ने सही कहा है, नीतीश कुमार कृपा कर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वहीं कांग्रेस ने कहा कि यह कृपा जनता की नहीं है बल्कि जिन्होंने समय समय पर जनादेश का अपमान किया है। कांग्रेस ने कहा कि कुर्सी के लिए सीएम नीतीश कुमार कभी इधर तो कभी उधर होते रहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेडीयू और एलजेपी में तल्खी बढ़ी, नीतीश को पीएम मोदी का कृपा पात्र बताया। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी के बीच हुआ विवाद सुलझने के बदले बढ़ता ही जा रहा है। सोमवार को जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता और बिहार सरकार में मंत्री विजेंद्र यादव ने लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जमुई सांसद चिराग पासवान को लड़का बच्चा कह दिया। चिराग पासवान पर हमला करते हुए विजेंद्र यादव ने कहा, चिराग पासवान लड़का बच्चा है, बच्चे को कितना अनुभव है, वह तो कल पैदा हुआ है। जनता दल यूनाइटेड के नेता की ओर से चिराग पासवान को लड़का बच्चा कहे जाने को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी ने भी जवाबी हमला बोला और पार्टी के प्रवक्ता अशरफ अंसारी ने नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा से बनने वाला मुख्यमंत्री बता दिया। अशरफ अंसारी ने कहा, विजेंद्र यादव जैसे बड़े बड़े नेता जनता दल यूनाइटेड से भरे पड़े हैं, वे यह बात भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद पर टिकी हुई है। बिहार सरकार बिहारियों को महामारी काल में मार रही है और अगर कोई बिहारियों की हक की आवाज उठाता है तो इन लोगों को चुभता है। जनता दल यूनाइटेड के नेता का एकमात्र मकसद होता है नीतीश कुमार चाटुकारिता करना और अपना चेहरा चमकाना। यह लोग भूल जाते हैं कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कृपा पर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। इससे पहले भी जेडीयू और एलजेपी नेताओं के बीच जुबानी जंग की कई खबरें आ चुकी हैं। दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हैं। बिहार चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में तल्खी ज्यादा तेजी से बढ़ती दिख रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।